जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बिहार दवा का क्वेश्चन बैंक सिलेक्शन गुरु का जो है ना पॉलिटी में क्लास नंबर 8 होगा। इसके पहले जो है हम 7 क्लास करवा चुके हैं और टोटल 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं। पॉलिटी में जितना भी प्रीवियस ईयर शुरू से जो एग्ज़ाम हो रहा है बिहार दवा का 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आगे जो है 201 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और जिनका भी पीछे क्लास छूटा है तो सभी लोग पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्लास में जो है ना लगातार बने रहिएगा और लास्ट तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है ना रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है ना कि क्लास में जो है ना हम सारा क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि सारा जो है ना आपको क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाए। तो क्लास में को लास्ट तक देखिएगा और पहले क्लास को जो है ना सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए कि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 201 से। देखिए 200 नंबर क्वेश्चन तक ना हम करवा चुके हैं। तो पीछे क्लास अगर आप लोग नहीं देखे तो पीछे क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो है क्वेश्चन नंबर 201 से करने वाले हैं और इसका जल्द ही जो है ना एक क्लास और साइंस का स्टार्ट होगा। और साइंस में जो है ना फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स से लेकर के बायोलॉजी तक जो है ना ख़त्म करेंगे। तो इस बुक का 2 क्लास आएगा और ज्ञान बिंदु का 1 क्लास आएगा। और इस बुक को कोशिश करेंगे 2 क्लास लाने के लिए, मतलब एक साइंस का एक और एक पॉलिटी का चले। जैसे ही 2 सब्जेक्ट ले चलेंगे ना तो जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे जो है ना नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा स्टार्ट करते जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। देखिए 201 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी लगता है। इसको जब पढ़िएगा ना पूरा क्लास को देखिएगा, अगर जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो उनको ना बहुत इजी लगता होगा याद करने में और समझने में भी बहुत आसान लगता होगा। तो कह रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, बताइए क्या होगा। तो कितने थे, 3 थे। क्या थे, 3 थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 थे। क्या होगा, 3। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 202 पे कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है ना निर्धारित की जाती है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा क्या होता है निर्धारित की जाती है, बताइए कौन सा अनुसूची होगा। तो 202 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची। क्या होगा, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि चौथी अनुसूची के बारे में कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, वैसे ही सभी राज्य जो है ना एवं केंद्रशासित प्रदेश जहाँ जहाँ विधानसभा हो। ठीक है, तो चौथी अनुसूची के बारे में कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, वैसे सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जहाँ जहाँ से क्या हो विधानसभा हो वहाँ से जो है ना चुनकर आते हैं। अर्थात 28 राज्य और क्या है 3 केंद्रशासित प्रदेश, मतलब दिल्ली, पुडुचेरी और क्या है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के जो है ना सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल पूछेगा तो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है ना स्थायी सदन होता है जिसका जो है ना विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को निरंतर चलने वाली क्या है सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा जो है ना कभी विघटन नहीं होता है, इसीलिए जो है ना राज्यसभा को निरंतर चलने वाली क्या कहते हैं, तो सदन कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे जो है रिटायर कर जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए 1/3 जो सदस्य होता है 1/3 वो प्रति 2 वर्ष पे क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए पहली अनुसूची कह रहा है कि पहली अनुसूची का जो संबंध है किससे है, तो भारत एवं उसके जो है ना क्षेत्र से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि भारत एवं इसके क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुसूची में वर्ण है, तो पहली अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची का बात कर रहा है कि 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, तो देश के अंदर सभी अनुसूचित क्षेत्र से है। तो देश के अंदर सभी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 10वीं अनुसूची का जो संबंध है किससे है, दल बदल अधिनियम से। क्या है, दल बदल अधिनियम से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना कार्य नहीं किया है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत ही आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्य के जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना कार्य नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। क्या होगा, चंद्रशेखर। लेकिन चरण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए प्रधानमंत्री बनने से पहले। अयोध्या देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव, ये तीनों क्या है बिल्कुल सही, लेकिन डी क्या है इसमें नहीं थे। ठीक है, तो आगे कह रहा है देखिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना कार्य नहीं किया। चंद्रशेखर मंत्री पद धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले जो है ना भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा
कि मंत्री पद धारण किए बिना, मतलब कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मंत्री जो है ना, मतलब सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले जो है ना एकमात्र प्रधानमंत्री थे, कौन थे? चंद्रशेखर थे। कौन से? चंद्रशेखर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखा रहा है कि बीपी मतलब क्या है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के त्याग पद देने के बाद चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक जो है ना भारत के क्या है? प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो कह रहा है बीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह के त्याग पद देने के बाद चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक जो है ना भारत के क्या है? प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखा रहा है चंद्रशेखर को जो है ना युवा के नाम से जो है ना जाना जाता है। चंद्रशेखर को जो है युवा के नाम से जाना जाता था और चंद्रशेखर समाजवादी विचारधारा के नेता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 1967 से 68 तक तथा 1970 में रहे थे। जो चौधरी चरण सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्य किए, उसके बाद जो है ना प्रधानमंत्री बने थे। और ये जो है ना मुख्यमंत्री पद पर जो 1967 से 68 तक और तथा 1970 में रहे थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव 1971 से 1973 के बीच आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री थे। आगे कह रहा है एच डी देवगौड़ा 1994 से 1996 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह बोलेगा तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और एच डी देवगौड़ा का बात करें तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है। आगे कह रहा है एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय जो है ना विधानसभा के जो है क्या थे? सदस्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम जो है ना सदन की कुल सीटों का जो है ना कितनी सीटें हासिल हो, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें जो है ना हासिल हो। तो 204 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1/10। क्या होगा? 1/10। तो लोकसभा में जो है ना कुल सीटों का संख्या बोलेगा तो 1/10 या 10% बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया का नियम किसके समान है, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया नियम है किसके समान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। क्या? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 206 पे कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना क्या अनिवार्य किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। तो 206 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 24वां। क्या होगा? 24वां होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में जो है ना इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 207 पे आइए। कह रहा है इसमें देखिए, इसमें जो है ना सूची दिया, सूची 1 सूची 2 क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। देखिए इसको मिलाते हैं। इसमें जो है ना संविधान संशोधन दिया हुआ है और किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था इसके बारे में देखिए दिया हुआ। देखिए कह रहा है पहला क्या है तो 101वां के तहत 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया। इसके तहत जो है ना मतलब वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। मतलब क्या हुआ? जीएसटी, इसको ना जीएसटी बोलेंगे। क्या है? जीएसटी। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। और 102वां का बात करें, 102वां से क्या होगा? 102वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? इससे जो है ना क्या हो जाएगा तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबका संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब ओबीसी, ठीक है। और 103वां का बात करें, 103वां से क्या किया गया था? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से जो है ना कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो लोकसभा में जो है ना आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को जो है ना समाप्त किया गया था। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 101वां संविधान संशोधन का बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करना। 102वां का बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उसको संवैधानिक दर्जा देना। और 103वां का बात करें तो जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था करना। और 104वां का बात करें तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। 3 4 2 1 एक कह रहा है, देखिए कह रहा है 101वां संविधान संशोधन का मतलब क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर किया गया था। और 102वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 103वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा एवं सरकारी
नौकरी में अधिकतम जो है ना 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को जो है ना समाप्त कर दिया गया था। ये सब पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है और संविधान संशोधन से जो है ना क्वेश्चन बहुत आता है दरोगा में। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखिए है बिहार दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा पीटी का जो है ना पेपर हुआ था 16/7/2023 का पेपर। यहाँ से जो है ना पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सारा आगे आगे जो है ना आपको मिलेगा। देखिए 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन जो है ना कब लगाया गया था। ये आज जो है ना हम क्वेश्चन करवाए हैं। देखिएगा ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा जो क्लास टेस्ट हुआ था जो है ना उसका एक टेस्ट देखिएगा XYZ और एक ए सेक्शन ए था। तो दूसरा क्लास देखिए ना उसमें एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि बिहार में जो है एक क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन दोबारा जो है एग्जाम पड़ा था बिहार दरोगा 64 पोस्ट वाला। उसमें पीटी या मेंस में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन देख सोचिए कि एक बार जो है ना क्वेश्चन 2023 में पूछा है, उसके बाद 2024 में फिर पूछा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट होता है ना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए कह रहा है बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था। तो ये लगाया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 1968 में लगाया गया था। तो कह रहा है ना कि वर्ष 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शासन बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया था और बिहार में 2005 में अंतिम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर पहली बार बोलेगा तो कितना कब लगाया गया था 1968 में और अंतिम बार बोलेगा तो 2005 में अंतिम राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। आगे देखिए 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे बताइए। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन हाल ही में जो है ना क्या है 2 साल 3 साल हुआ 2 साल 2.5 साल हुआ है। तो कौन है रामनाथ कोविंद थे। कौन थे रामनाथ कोविंद। तो कह रहा है कि इस टॉपिक का जो है पहले ही चर्चा किया गया जो है बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे देखिए 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो है ना राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बताइए क्या होगा। तो 210 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 12। कितने होते हैं 12 होते हैं। देखिए इस टॉपिक को भी क्या है पहले चर्चा किया जा चुका है बिल्कुल सही बात है। तो पीछे क्लास बार बार हम यही बात बोलते हैं ना कि पीछे क्लास आप लोग जरूर देखिए और रिवीजन करते रहिएगा। तो आपका एक तरह से जो है ना जब भी टाइम मिले तो आराम से क्लास को निकालिए और स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं। इससे क्या होगा ना आपका कम समय में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए क्लास के थ्रू आप देख पाइएगा अच्छे से। आगे देख 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है बताइए। राष्ट्रपति जो होते हैं किसकी सलाह से जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो 211 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। इस टॉपिक का भी जो क्या है पहले चर्चा जो है ना किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन हमारे 212 पे कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है बताइए। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं किसे चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। क्या होगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो बुजुर्ग होते हैं एक तरह से जो बड़े होते हैं मतलब वरिष्ठतम मतलब क्या होता है जो मतलब उम्र में क्या है बड़े हैं तो उनको जो है ना चुना जाता है। इस टॉपिक को जो क्या है पहले चर्चा किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट आइए 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना नहीं होगी बताइए। कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। क्या होगा 1/3, ठीक है। देखिए इसके बारे में भी दिया इस टॉपिक पे पहले चर्चा किया जा चुका है इसलिए पिछले क्लास ना जरूर देखिएगा क्योंकि अगर बार बार रिपीट करके देंगे तो क्या होगा बुक और जो है ना और मोटा हो जाएगा। इसलिए जो है ना पहले सर दे चुके हैं इसके बारे में नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 214 नंबर कह रहा है डेमोस शब्द जो है ना डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है बताइए। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जनता। क्या होगा जनता या तो लोग भी बोल सकते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन बिहार ऐसा ही जो क्लास टेस्ट हुआ था जी ज्ञान बिंदु का उसमें देखिए क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आइए तो कह रहा है कि डेमोस शब्द का जो है ना मूल अर्थ भीड़ था लेकिन आधुनिक काल में इसका जो है ना अर्थ जनता के लिए जाने लगा, ठीक है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो है ना जनता अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। और लोकतंत्र में जो है ना शासकों का क्या होता है शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और डेमोक्रेसी शब्द जो है ना ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से जो है ना बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 215 पे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ना किससे संबंधित है बताइए। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है। तो 215 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी धर्म की स्वतंत्रता से। क्या होगा धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है 216 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है बताइए।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 है। सोचिए कि एक शिफ्ट में जो है ना 2 अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? बताइए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका जो है इस प्रकार जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसका जो है जो अभी वर्तमान में होगा ना वो आपको याद कर लेना है। बताइए आप लोग जो है ना, आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि वर्तमान में जो है ना केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, बताइए। चलिए बता ही देते हैं। वर्तमान में याद रखिएगा ना कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का बात करें तो क्या होगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो यहाँ पे जो है ना पीके श्रीवास्तव शायद यही है ना, यही बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ही है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 218 कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए कितना? बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति चाहिए? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? बताइए, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो 219 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट साल का देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार दरोगा पीटी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 17/12/2023 को एग्जाम हुआ था। उसका जो है ना अब नेक्स्ट पेपर का पॉलिटी का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए और अंत तक जो है ना क्लास में बने रहिए। देखिए 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितना? बताइए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 500। कितना है? 500। ये कह रहा है ना कि किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या मतलब सदस्य संख्या कितना? 500 हो सकता है। तो कह रहा है कि किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकता है, जबकि न्यूनतम का बात करें कितना? 60 हो सकता है। लेकिन किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है, जबकि न्यूनतम बोलेगा तो 40 हो सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बोलेगा तो 552 होता था, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बोलेगा तो 550, 530 राज्य से एवं 20 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश से हो सकता है। एवं राज्यसभा में अधिकतम बोलेगा कितना? 250, 250 हो सकता है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है ना 552 होता था, लेकिन वर्तमान में जो है ना लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बोलेगा तो 550 है, जिसमें 530 राज्य से है और 20 क्या है? तो यूटी से मतलब केंद्र शासित प्रदेश से है। और राज्यसभा का अधिकतम बोलेगा तो 250 होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य जो है ना किया गया। पहला कार्य क्या है? लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए जो है ना 10 वर्ष के लिए और बढ़ाकर जो है 2030 तक जो है ना कर दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। और लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण को समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ही जो है ना लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे कह रहा है केंद्र में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक जो है स्थिर कर दिया गया है। तो केंद्र में जो है ना लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक स्थिर कर दिया गया है 24वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक जो स्थिर कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत जो है ना किया गया। नेक्स्ट है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सबसे अधिक सीट बोलेगा तो कहाँ है? सारा में जो है ना यूपी में है। ठीक है। यूपी में लोकसभा सीट बोलेगा तो 80 है, राज्यसभा सीट बोलेगा तो 31 है, विधानसभा सीट बोलेगा तो 403 है और विधान परिषद का बोलेगा तो 100 है। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है इन सभी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से जो है ना किया गया है। अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक हो तो अधिक सीट और जनसंख्या कम हो तो क्या है? कम सीट। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा सीट बोलेगा तो कितना है? 40 है। यह जो है प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। बिहार ऐसा जो है ना एग्जाम हुआ था उसमें ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो बिहार में लोकसभा सीट बोलेगा तो 40 है, राज्यसभा का सीट बोलेगा तो 16 है, विधानसभा सीट बोलेगा 243 है जिस पे चुनाव होने वाला है, और विधान परिषद का बोलेगा कितना है? तो 75 मतलब 75 है। आगे देखिए टॉपिक क्या है? तो राज्यपाल, राज्य विधानमंडल। यहाँ देखिए नोट में दिया हुआ है कि केंद्रीय विधानमंडल एवं राज्य विधानमंडल को एक साथ पढ़िएगा। ठीक है। यहाँ सर के द्वारा बोला गया है। बिल्कुल जो है एक तरह से एकदम अच्छे तरीके से समझाया गया है।
तो ये भी जो बुक है ना अपने आप अपने जगह पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको लगता है कि नहीं हमको चैप्टर वाइज चाहिए तो उनके लिए तो और बेहतर है। आगे देखिए 221 नंबर क्वेश्चन है। तो आप इस प्रकार जो है ना देखिए, इस प्रकार आपको क्या होगा, एक तरह से ज्ञान बिंदु आपका एक जगह सारा क्वेश्चन मतलब पेपर सारा एक जगह मिल जाएगा। अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आपको द सिलेक्शन गुरु बेस्ट है। तो दोनों बुक अपने आप में ना बहुत बेस्ट है। तो दोनों बुक को एकदम एक तरह से जो है ना आप एकदम रट जाइए। जब भी क्लास आए तो आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिए। कभी कभी देखते हैं ना, जब इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं ज्ञान बिंदु में तो लोग देखते ही नहीं है। अरे इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़िएगा ना तो अपना इकोनॉमिक्स में जो है ना अगर नहीं आपका मजबूत होगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा पीटी में। हम बता रहे हैं आपको, अगर आज 1275 दरोगा में अगर 7 पूछा है ना इकोनॉमिक्स, हो सकता है 9 भी कर दे। इसलिए जो ज्ञान बिंदु में जो नोट्स है ना इकोनॉमिक्स का जो हम क्लास करवा रहे हैं उसको बारीकी सभी लोग देखा कीजिए। सभी लोग क्या होता है ना, अगर मन नहीं लगता तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसलिए क्या होता है ना, हम लोग को लगता है हार्ड लगता है, क्योंकि उस पर हम ना जितना हम हिस्ट्री बाबर करते हैं अकबर बाबर करते हैं उतना उसमें करते ही नहीं है। इसलिए हिस्ट्री का जब भी क्लास आता है तो आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो वेटेज है ना पीटी में बहुत ज़्यादा है, सॉरी इकोनॉमिक्स का। तो सभी लोग इकोनॉमिक्स का क्लास ना सभी लोग देखा कीजिए। तो कह रहा है 221 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो क्या होगा, ये होता है लोकसभा के प्रति। क्या होगा, लोकसभा के प्रति होता है। तो कह रहा है ना केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। ठीक है। आगे कह रहा है लोकसभा में बहुमत ना होने पर सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को जो है ना त्याग पद देना होता है। और लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्यसभा के मंत्रियों का मंत्री पद समाप्त हो जाता है, हालांकि राज्यसभा का सदस्यता जो है ना समाप्त नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्यसभा के मंत्रियों का मंत्री पद समाप्त हो जाता है, हालांकि राज्यसभा का सदस्यता समाप्त नहीं होता है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री का त्याग पत्र देने का मतलब होता है पूरे मंत्रिमंडल का जो है ना त्याग पत्र। जितने मंत्री होते हैं ना, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देंगे तो जितने भी सारे मंत्री बनते हैं उस सारा का जो है ना ऑटोमेटिक क्या है त्याग पत्र हो जाएगा। आगे कह रहा है किसी एक मंत्री का त्याग पत्र देने से सिर्फ उसी मंत्री का पद खाली होता है, इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क जो है ना नहीं पड़ता है। आगे कह रहा है जबकि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने से सभी मंत्रियों का जो है ना त्याग पत्र जो है ना हो जाता है। आगे कह रहा है नए प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है और अलग अलग मंत्रियों को शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होता है। ठीक है। आगे कह रहा है केंद्र में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। केंद्र में जो है ना व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जो है ना मतलब राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगर केंद्र का बात करेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, अगर राज्य का बात करें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह प्रश्न बिहार 2008 में जो है ना पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए, राज्य में मंत्री जो है ना व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और आगे देखिए कह रहा है कि नोट में केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं राज्य मंत्रिपरिषद को रिलेट करके जो है ना पढ़िए, इस सर के द्वारा बोला गया है। चलिए आगे देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर आइए 222 पे कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। बताइए कौन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत के जो है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कह रहा है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है और भारत के महान्यायवादी क्या है, शामिल है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का जो है ना वर्णन है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है ना संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी जो है ना शामिल होते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य जो है ना राज्य कार्यपालिका के बारे में क्या है, तो वर्णन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य कार्यपालिका का वर्णन जो है ना कितने भाग में है, तो 6ठे भाग में है। और कितना से कितना अनुच्छेद, 153 से 167 तक जो है ना राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आगे कह रहा है कि राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता जो है ना एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। ध्यान रखिए राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है, जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। नोट में दिया हुआ है कि संघीय सरकार एवं राज्य सरकार को आपस में क्या है रिलेट करके जो है ना पढ़िए। मतलब संघीय सरकार और राज्य सरकार जो है ना दोनों का टॉपिक जो है लुसेंट में जो है ना मिला करके सर के द्वारा बोला गया है कि पढ़िए। चलिए आगे आइए।
223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, क्या होगा। 223 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भूरिया समिति। क्या होगा, भूरिया समिति। तो कह रहा है कि समिति मतलब समिति दिलीप सिंह भूरिया समिति मुख्य रूप से जो है जनजातीय क्षेत्र में जो है ना स्वशासन पंचायती राज से जुड़ी हुई है। और भूरिया समिति की सिफारिश पर सरकार 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार PESA मतलब पेशा अधिनियम जो है ना लागू किया गया था। तो यही कह रहा है कि भूरिया समिति की सिफारिश पर सरकार ने 1996 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार PESA अधिनियम लागू किया। और PESA एक्ट जो है ना पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज होता है, मतलब पेशा का फुल फॉर्म होता है। ये अधिनियम आया था 1996 में। आगे कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र पहले पंचायती राज अधिनियम 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो है ना शामिल नहीं थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में उनके संबंधित राज्यों में जो है ना 5वीं सूची में क्षेत्र है। ठीक है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। नेक्स्ट है पेशा एक्ट 1996 का उद्देश्य क्या है। पेशा एक्ट 1996 का उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग 9 के प्रावधानों मतलब पंचायती राज का जो है विस्तार करना है। आगे कह रहा है कि भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की गारंटी देना। तो कह रहा है कि भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की गारंटी देना। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग 1983 में भारत सरकार द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो कह रहा है सरकारिया आयोग जो है ना 1983 में भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ, नियुक्त किया गया था। आगे कह रहा है कि आयोग में जो है ना सरकारिया आयोग में कुल 3 सदस्य थे। आगे कह रहा है आयोग के अंश श्री B शिवारमन और डॉक्टर SR सेन थे। और आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो RS सरकारिया थे। कौन थे, RS सरकारिया थे। नेक्स्ट कह रहा है कि आयोग को केंद्र जो है ना राज्य संबंधों के सुधार के लिए सिफारिश की थी। तो आयोग जो है ना आयोग को केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए सिफारिश की थी। और सरकारिया आयोग ने 27 अक्टूबर 1987 को अपनी रिपोर्ट जो है ना प्रस्तुत किया था। तो सरकारिया आयोग जो है 27 अक्टूबर 1987 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और रिपोर्ट जमा करने की तिथि बोलेगा तो 1988 में। ठीक है, 1988 में था। नेक्स्ट है आयोग की सिफारिश पर 1990 में जो है ना अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। आयोग की सिफारिश पर जो है ना सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना स्थापना किया गया। और नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति एवं LM सिंघवी समिति का संबंध भी क्या है, तो पंचायती राज से है। तो अशोक मेहता समिति एवं LM सिंघवी समिति का संबंध किससे, पंचायती राज से है। और पंचायती राज जो है ना प्रत्येक साल इस टॉपिक से प्रश्न जो है ना आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस सबसे जो है ना एकदम हाईलाइटेड टॉपिक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग व सूचना दर्शाई जाती है, यह क्या है बताइए। कर उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह क्या है, तो यह जो है ना सूचना का अधिकार है। क्या है, सूचना का अधिकार है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूचना का अधिकार है तो कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है और जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तु की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नाप तोल इत्यादि संकटों से क्या है, घिरा है। ठीक है। आगे कह रहा है जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोर इत्यादि को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ग्राहक चूंकि संगठित नहीं है इसलिए इसे हर जगह जो है ना ठगा जाता है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा जो है ना किया गया था। तो उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था अमेरिका में किसने किया था, रल्फ नाडेर के द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर जो है ना पेश विधेयक जो है ना विधेयक को अनुमोदित किया गया था। तो कह रहा है कि नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इसी कारण 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की दिशा 1966 में JRD टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत जो है ना फेयर
प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई। नेक्स्ट करा 24 दिसंबर 1986 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा जो है हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो कह रहा है कि 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना लागू हुआ। नेक्स्ट कर रहा है इस अधिनियम में जो है ना, इस अधिनियम में बाद में जो है 1993 से व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन जो है ना किए गए। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला कारण क्या है? उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण। दूसरा है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाएं का अभाव। तीसरा है उपभोक्ता आंदोलन का क्या है? दबाव। उपभोक्ता आंदोलन का क्या है? दबाव है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार जो है ना प्रदान किए गए हैं। कौन कौन अधिकार है? एक सुरक्षा का अधिकार है, एक संसूचित किए जाने का अधिकार मतलब सूचित होने का अधिकार है, एक चयन का अधिकार है, दूसरा सुनवाई का अधिकार है और पांचवा जो है प्रतितोष या निवारण पाने का अधिकार है और छठा बोलेगा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। क्या? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पहला जो है ना सुरक्षा का अधिकार क्या होता है। देखिए पहला दिया हुआ है सुरक्षा का अधिकार, देखिए है ना, पहला सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। तो ये 6 प्रकार का अधिकार जो होता है पहला सुरक्षा के अधिकार के बारे में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अर्थ उन वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से सुरक्षा का अधिकार है जो जीवन और संपत्ति के लिए क्या है? खतरनाक है और खरीदी गई वस्तुओं और ली गई सेवाएं न केवल उनकी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी क्या है? पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले उत्पादकों की गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं की गारंटी भी जो है ना जोड़ देना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है उन्हें प्राथमिकता से गुणवत्ता चिन्हित उत्पाद जैसे ISI एक मार्क आदि खरीदने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधिकार है दूसरा क्या है? सूचित होने का अधिकार क्या है? तो कह अर्थ है वस्तुओं गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित होने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुसूचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। आगे कह रहा है कि उपभोक्ता को कोई विकल्प या निर्णय लेने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए और इससे जो है ना इससे वह बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से कार्य करने में सक्षम होगा और उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीकों का शिकार होने से जो है ना बच सकेगा। नेक्स्ट है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार के बारे में कह रहा है कि इसका अर्थ जो है ना जहाँ भी संभव हो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने का अधिकार। और नेक्स्ट कह रहा है कि एकाधिकार के मामले में इसका मतलब उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन पाने का अधिकार है। इसमें बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यक की चुनने के अति प्रतिबंधित अधिकार का मतलब उसे उचित हिस्से में जो है ना हिस्से के बहुमत से इनकार हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इस अधिकार का उपयोग प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है जहाँ विभिन्न प्रकार के समान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार क्या होता है? तो इसका अर्थ है ना उपभोक्ता के हितों को उचित मंचों पर उचित विचार मिलेगा। इसमें उपभोक्ता के कल्याण पर विचार करने के लिए गठित विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को गैर राजनीतिक और गैर जो है ना यहाँ पे कह रहा है उपभोक्ताओं को गैर राजनीतिक और गैर और व्यावसायिक उपभोक्ता संगठन बनाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों में सरकार और अन्य निकायों द्वारा गठित विभिन्न समितियों में क्या है प्रतिनिधित्व दिया जा सके। पांचवा जो अधिकार है क्या है? तो निवारण पाने का अधिकार। क्या है? निवारण पाने का अधिकार कह रहा है कि इसका अर्थ है ना अनुसूचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण मांगने का क्या है? अधिकार है। इसमें जो है ना इसमें कह रहा है कि इसमें उपभोक्ता की वास्तविकता शिकायतों के उचित समाधान का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक शिकायतों के लिए शिकायत अवश्य करनी चाहिए और कई बार उनकी शिकायत छोटी हो सकती है लेकिन समग्र रूप से जो है ना समाज पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ता संगठनों की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, छठा देखिए अधिकार क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। क्या? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके बारे में क्या कह रहा है? इसका अर्थ जो है ना जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बने रहने के लिए जो है ना ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की अज्ञानता और उनके शोषण के लिए मुख्य रूप से क्या है? जिम्मेदार है।
आगे कह रहा है उन्हें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तभी वास्तविक उपभोक्ता संरक्षण सफलता के साथ जो है ना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये टॉपिक क्या था, उपभोक्ता अधिकार का टॉपिक था। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, बताइए क्या होगा, कितना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12। तो कह रहा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, और अब यह प्रावधान जो है हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। आगे करा इसके जो है तहत जो है राष्ट्रपति अब संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12, और पहले 14 करता था, अब 12 राज्यसभा से प्लस 2 क्या है लोकसभा से। ठीक है, लेकिन 2 क्योंकि क्या है हटा दिया गया। हाँ, ये कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 238 निर्वाचित एवं 12 क्या है राष्ट्रपति द्वारा क्या मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया। तो राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ किस देश से अपनाया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया, जबकि राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से क्या अपनाया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन में कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जबकि राज्यसभा का बात करें राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया। आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या प्रभावी संख्या कितनी है, 245 है। ठीक है, और राज्यसभा गठन जो है 1952 में हुआ था। तो नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है, इसका क्या होता है विघटन नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी या निरंतर चलने वाली क्या सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि इनके चुनाव में जनता द्वारा चुने विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक जो है ना भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि इनके चुनाव में जनता द्वारा चुने विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायक भाग लेते हैं। नेक्स्ट है जहां विधानसभा है वहां राज्यसभा के लिए सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से जो है चुनाव होता है। तो कह रहा है कि जहां विधानसभा है वहां से राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है चुनाव होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी 28 राज्य क्या है और 3 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, अतः ये सभी राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव में क्या है भाग लेते हैं, मतलब 28 राज्य और 3 यूटी जो है ना ये राज्यसभा के सदस्यों में चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष पर क्या होते हैं रिटायर कर जाते हैं। अर्थात राज्यसभा के सारे सदस्य एक बार अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए राज्यसभा को जो है निरंतर चलने वाली क्या है सदन या संस्था कहा जाता है। आगे कह रहा है गणपूर्ति है तो कोरम बोल सकते हैं, बैठक के लिए अनिवार्य न्यूनतम सदस्य बोल रहा है इसके बारे में। कह रहा है गणपूर्ति में जो है ना यह सदन में कुल सदस्यों का 10% या 1/10 होता है, और जो कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, अर्थात कोरम बोलेगा तो 25 होगा। टॉपिक क्या है, संसद की क्या है सदन है। नोट में दिया हुआ है कि राज्यसभा पढ़ने के तुरंत बाद जो है ना सर के द्वारा बोला गया है कि राज्यसभा पढ़ने के बाद तुरंत जो है लोकसभा पढ़ें एवं संसद एवं राज्य विधानमंडल को आपस में इंटरलिंक करके जो है ना जोड़ करके क्या है तो पढ़िए। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 226 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जो है ना भाग नहीं लेता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, बताइए क्या होगा, इसमें कौन कौन होगा बताइए। तो पहला क्या कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये भाग लेते हैं, और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य जो है ना ये भी भाग लेते हैं, ये दोनों क्या है भाग लेते हैं। तीसरा क्या कर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेता है, और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ना ये भी क्या है भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 नहीं लेता, लेकिन 1 और 2 जो है ना लेता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति यदि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उसे पद से जो है ना मुक्त जो है ना मतलब उसको जो है रिटायर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य जो है ना भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य जो है ना भाग लेते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शामिल नहीं होता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं होता है। आगे कह रहा अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है ना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित भाग लेते हैं कौन कौन? देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल दो जो है ना लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जो है ना मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है कि निर्वाचित सदस्य जो है ना जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है ना भाग लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है ना भाग नहीं लेता है। ये दोनों जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। आगे कह रहा है कि वैसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में जो है ना भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन? देखिए कह रहा है इसमें क्या है, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ना भाग नहीं लेते हैं, मतलब निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है कि निर्वाचित सदस्य जो है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और क्या है जम्मू कश्मीर जो है निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में जो है ना भाग नहीं लेते हैं। इस टॉपिक क्या था? राष्ट्रपति का टॉपिक था। आगे देखकर बोला गया नोट में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल को आपस में इंटरलिंक करके जो है ना पढ़िएगा। चलिए आगे है। नेक्स्ट 227 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? बताइए, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंचायती राज से। क्या होगा? पंचायती राज से। तो कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति मूल रूप से जो है ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने और उनके बेहतर कामकाज के लिए उपाय सुझाने के लिए 16 जनवरी 1957 को जो है ना भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। तो कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति मूल रूप से जो है ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने और उनके बेहतर कामकाज के लिए उपाय सुझाने के लिए जो है ना 16 जनवरी 1957 को भारत सरकार द्वारा इसको जो है नियुक्त किया गया था। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना को स्थापित करने की सिफारिश की थी। आगे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संरचनाओं में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संरचनाओं में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर शामिल होना चाहिए। कौन कौन है? तो ग्राम स्तर पे जो है ना पंचायत, मतलब ग्राम स्तर पे पंचायत मतलब ग्राम, और प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे क्या है? जिला परिषद। आगे कह रहा है बलवंत राय को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। तो बलवंत राय को जो है ना भारत में पंचायती राज क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक किसका था? पंचायती राज का था। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बताइए 228 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358। तो कह रहा है कि जब राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, आक्रमण या सतत विद्रोह की स्थिति में करते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358 के तहत। तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है ना कि जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मतलब युद्ध, आक्रमण या सतत विद्रोह की स्थिति में करते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 358 के तहत। और आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके जो है निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होता है तब अनुच्छेद जो है ना अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार क्या निलंबित रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होता है तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। आगे कह रहा भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है। और देखिए इसमें पॉइंट दिया हो कि भारतीय संविधान में 3 तरह के जो है आपातकाल की चर्चा किया गया है। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में चर्चा है। और दूसरा क्या है? संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रीय शासन बोलेगा तो इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 356 में है। और तीसरा क्या है? तो वित्तीय आपातकाल, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 360 में। तो ये 3 तरह का जो है ना 3 तरह का आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन और एक वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट कर रहा है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग अब तक जो है ना देश में 3 बार किया जा चुका है। पहला दोबारा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे जो है 1962 1971 में किया गया है। और एक जो है एक बार आंतरिक शांति के आधार पे 1975 में किया गया है। तो 3 बार आपातकाल का प्रयोग किया गया है 352 का अनुच्छेद का, एक बार 62, 71 और 75 में किया गया है। और 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि अब आंतरिक शांति के आधार पर जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि सतत विद्रोह,
मतलब हथियार बंद विद्रोह के आधार पर जो है लगाया जा सकता है। आगे कर अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे। ठीक है, तो ये जो है ना अनुच्छेद 352 में बोला गया है कि अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में जो है ना मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना शामिल किया गया और भारतीय संविधान में अब तक मात्र एक बार जो मंत्रिमंडल शब्द की जो है ना चर्चा है। आगे कह रहा है कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा था परंतु मंत्रिमंडल शब्द का नहीं। ये टॉपिक इसका आपातकाल का है। क्वेश्चन नंबर है 229 पे कह रहा है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम के कालानुक्रम जो है अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्रम के अनुसार बोल रहा है, व्यवस्थित करने की क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कौन सा होगा। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको देखिए और सही उत्तर को जो है ना चुनिए। इसमें कौन क्रम अनुसार होगा। देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है ना कि देखिए पहले हो जाएगा 2 नंबर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम होगा, पहले ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा 4 नंबर विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, ये हो जाएगा कितना 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये हो जाएगा 3 नंबर पे। ठीक है, और अगला नेक्स्ट हो जाएगा स्वापक और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, ये हो जाएगा 4th नंबर पे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। क्या होगा 2 4 1 3 2 4 1 3। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ये कह रहा है ना कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA 1971 में आया था। अब विदेशी मुद्रा का संरक्षण तस्करी गतिविधियों का रोकथाम बोलेगा तो अधिनियम 1974 में आया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बोलेगा तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था 1980 में। और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम आया था 1985 में आया था। तो मीसा आया था 1971 में और विदेशी मुद्रा का संरक्षण तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम आया था 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था 1980 में और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम आया था 1985 में। आगे देखा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ना क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अथवा NSA अथवा रासुका देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित जो है एक कानून है और यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। आगे करा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA सन 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था। इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं को बहुत अधिकार दे दिए गए थे। आगे करा आपातकाल के दौरान 1975 से 77 इसमें कई संशोधन हुए और बहुत से राजनीतिक बंदियों पर इसे जो है लगाया गया था। ठीक है, और जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में जो है इसको क्या कहे समाप्त कर दिया गया। चलो आगे देखिए कह रहा है स्वापक और औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 नारकोटिक ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपी क्या है साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस एक्ट 1985। ठीक है, ये आया था कब आया था स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम कब आया था तो 1985 में आया था। ठीक है, आगे कह रहा है NDPS अधिनियम 1985 में अधिनियमित मुख्य कानून है जो ड्रग्स और उसकी तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम कब आया था 1974 में आया था। तो विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 में आया था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरिन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। देखिए कह रहा है कि COF इसका फुल फॉर्म COFEPOS कॉप जो है ना पोसा या विदेशी मुद्रा संरक्षण या तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 में इंदिरा गांधी के प्रशासन के दौरान पारित संसद का एक अधिनियम है जो विदेशी मुद्रा को बनाए रखने और तस्करी को रोकने की कोशिश करता है। टॉपिक क्या है तो केंद्र सरकार के विभिन्न कानून एवं अधिनियम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 230 पे कर रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइए। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 167। तो कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को याद रखने का प्रयास कर। देखिए अनुच्छेद 162 में क्या है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बोलेगा तो किस आर्टिकल में अनुच्छेद 162 में है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा अनुच्छेद 163 में है। और राज्य के महाधिवक्ता का चर्चा किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 165 में है। और राज्य सरकार के कार्य का संचालन बोलेगा किस अनुच्छेद में है तो 166 में है। और राज्यपाल को जानकारी देने के समय में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होगा अनुच्छेद कितना 167 में है। और नेक्स्ट है राज्य के विधानमंडल के गठन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 168 में है।
तो राज्य के विधानमंडल का गठन बोलेगा तो अनुच्छेद कितना 168 में है। और किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या अवशासन बोलेगा तो आवासन ये जो है ना अनुच्छेद 169 में है। और नेक्स्ट है विधानसभा की संरचना बोलेगा तो अनुच्छेद 170 में है। और नेक्स्ट है विधान परिषद की संरचना बोलेगा तो कितना है, अनुच्छेद 171 में है। देखिए फिर से एक बार देखिए, ये कह रहा है ना कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बोलेगा अनुच्छेद 162। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा अनुच्छेद 163। राज्य की माध्यमिकता बोलेगा तो अनुच्छेद 165। और राज्य सरकार के कार्य का संचालन बोलेगा तो अनुच्छेद 166। और राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होगा 167 में। और राज्य के विधानमंडल का गठन बोलेगा तो कितना अनुच्छेद में है, 168 में है। ठीक है। और नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या आवासन बोलेगा तो अनुच्छेद 169 में है। और विधानमंडल की संरचना बोलेगा तो अनुच्छेद 170 में है। और विधान परिषद संरचना बोलेगा तो 171 में है। ये टॉपिक जो है ना मुख्यमंत्री एवं अनुच्छेद से था। नोट में है कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को एक साथ इंटरलिंक करके पढ़िएगा और साथ ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर जो है नज़र रखिएगा। चलिए आगे 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। ये कौन सा भाग है, तो भाग जो है ना 7 है। क्या है, भाग 7। ठीक है। तो कह रहा है कि मूल संविधान में जो है ना 22 भाग था। मूल संविधान में जो है ना 22 भाग, या वर्तमान में कितना 25। मूल संविधान में कितना 22 भाग, या वर्तमान में कितना 25 भाग है। और 4 भाग को बाद में जोड़ा गया। और एक जो है ना ये कह रहा है कि 4 भाग को बाद में जोड़ा गया और 1 भाग को हटाया गया। ठीक है। और स्वतंत्रता के समय कह रहा है संविधान के निर्माण के दौरान भारत में 3 प्रकार के राज्य ए, बी और सी शामिल थे। तो कह रहा है कि भाग बी के राज्य में पूर्व रियासतें के समूह थे। भाग बी के राज्य में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजसंघ, पेप्स, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर, कोचीन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से सभी राज्य को भाषाधार पर पुनर्निर्मित किया गया तो संविधान जो है ना 7वां संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया। आगे कह रहा है यह पूरी तरह से भारतीय मानचित्र के स्थिर परिवर्तन का कारण बना एवं भाग बी राज्यों को पूरी तरह से जो है ना हटा दिया गया। आगे कह रहा है कि भाग ए, बी और सी राज्यों की योजना को पूरी तरह से जो है ना समाप्त कर दिया गया। अब केवल राज्यों और केंद्र सदस्यों का वर्गीकरण किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 7 कह रहा है, देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये हाल ही में जो है ना राष्ट्रपति जो एग्जाम हुआ था उसी में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 7 जो है ना भाग 7 में कह रहा है कि भाग 7 को हटा दिया गया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पहली सूची के भाग बी में राज्य से है। ठीक है। टॉपिक क्या था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग से था। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 232 पे कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य थे, बताइए कहाँ सुने जाते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कह रहा आधुनिकीकरण के कारण तेजी से विकास हो रहे शहर के प्रशासन के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति नोटिफाइड एरिया कमिटीज बनाई जाती है। यह राज्य सरकार के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना सरकारी राजपत्र की अधिसूचना द्वारा जो है ना जारी द्वारा दी जाती है। और यही कारण है कि इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है नगर पालिका के विपरीत यह पूरी तरह से नामांकित निकाय है, अर्थात अध्यक्ष सहित अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। आय कर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा क्या होते मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार यह ना तो एक निर्वाचित निकाय है और ना ही एक जो है ना वैधानिक निकाय है। और टॉपिक क्या है, स्थानीय स्वशासन से टॉपिक दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 233 कर रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, बताइए किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन किया गया था। ठीक है। तो क्या उद्देशिका को जो है ना भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया और उसे जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, मतलब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जो है ना भारतीय संविधान के प्रस्तावना का रूप लेता है। और आगे कह रहा है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। और वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है एवं संसद इसमें संशोधन कर सकती है पर नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है।
और अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार जो है ना संशोधन किया गया है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाली सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को समावेश किया गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है ना जोड़ा गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। आगे कह रहा है कि संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना यूएसए के संविधान से जो है ना अपनाया गया। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि इसकी परिभाषा बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो अमेरिका मतलब प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में जो है ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। और प्रस्तावना में विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, अवसर की समानता जो है ना, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। और ये टॉपिक क्या है? तो टॉपिक कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लिया गया। अब प्रस्तावना के शब्दों से के अर्थों का फोकस कीजिए। मतलब सर के द्वारा बोला गया है कि प्रस्तावना के शब्दों के अर्थों पर फोकस कीजिए। इस में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, और अगले क्लास में जो है ना क्लास नंबर 9 में जो है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम सेकेंड शिफ्ट हुआ था 17/12/2023 का। यहाँ से क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से होगा? 234 से होगा। ठीक है, तो इस क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए जो है ना, अगर प्रॉपर्ली तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है ना सेकेंड बैच जो स्टार्ट हुआ है बिहार दरोगा का, जो उसको ना जो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना एक बार में जो है ना उसको वहाँ पर जो है उस ग्रुप में आपको लगातार 5-7 क्लास का पीडीएफ जो है ना एक बार आप वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 149वां फी लग रहा है। और वो जो बैच है ना बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक आपको चलते रहेगा। उसमें प्रैक्टिस सेट जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सारा आपको पीडीएफ उसमें दिया जाएगा। तो इसलिए उस बैच को ज्वाइन कीजिए, उस ग्रुप को। और बाकी ऐसे अगर प्रॉपर्ली तक डे बाई डे ऐसे पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। उस पर सारा कंटेंट जो स्ट्रेटेजिक जी के होता है, बहुत सारा उस पर जो है ना इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी सारा उस पर दिया जाता है। तो उस सभी लोग जो है ना उस ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और सभी लोग को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि उस पर बहुत सारा कंटेंट, करंट अफेयर सारा कुछ दिया जाता है। तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा और ज़रूर बताइएगा। और लाइक क्लास को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को करवाया जाता है। और प्लस इतना फोकस करवाया जाता है कि आपको क्लास में ही ना याद हो। तो अगले क्लास में से क्लास नंबर 9 में जो है ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 234 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।